आप देख रहे हैं कल का बाजार और सबसे पहले मार्केट की अपडेट आपको दे देते हैं। शुरुआत हफ्ते की तेजी के साथ हुई है। बेहतर विदेशी संकेतों की वजह से बाजार में आज तेजी का मूड बना। सेंसेक्स करीब 140 अंकों की बढ़त के साथ 38,900 के पार बंद हुआ। निफ्टी भी 46 अंक चढ़कर 11,700 के करीब क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में भी तेजी का मूड दिखा है। 165 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग हुई है, लेकिन रिजल्ट्स का पूरा एक्शन आज के सत्र में दिखा। टीसीएस स्पेशली, जहां पर नतीजे अच्छे हैं, नतीजों के बाद जोरदार तेजी दिखी और स्टॉक 6 महीने के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। आज मेटल, ऑटो और रियल्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है, लेकिन तेल गैस शेयरों में आज दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कल का सेशन, जहां पर रिजल्ट्स का भी एक्शन दिखेगा। ऐसे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं कल के लिए, ये बताने के लिए आशीष और हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए आशीष, कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और इवेंट्स हैं? देखिए, आज पूरे दिन आईटी कंपनीज फोकस में थी, क्योंकि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जो टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स आए थे, उसके बाद यही वो पॉकेट थी जो खासा एक्शन दिखा रही थी। और कल जब हम रिजल्ट्स के फिर से इंतजार कर रहे होंगे तो विप्रो अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाला है। और साथ साथ विप्रो के ना सिर्फ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, विप्रो अपने बायबैक पर भी विचार करेगा। तो विप्रो रडार पर रहेगा रिजल्ट्स के लिहाज से। मैस्टेक, डिन नेटवर्क्स और 5 पैसा, ये वो तमाम कंपनीज हैं जिनके तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। 5 पैसा की तो दरअसल फंड रेजिंग पे भी बोर्ड बैठक होगी और इस कंपनी का बोर्ड एनसीडीज के जरिए फंड रेजिंग पर विचार करने वाला है। और एक बात ध्यान रखें, कल जब आप सेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके अगले दिन बुधवार को एक मार्केट हॉलिडे रहने वाली है महावीर जयंती के चलते, तो इस बात का ध्यान रखना है जब आप ट्रेड सेटअप के लिए उतरे। वेडनेसडे और फ्राइडे दोनों दिन मार्केट्स क्लोज रहेंगे, तो ट्रंकेटेड वीक है, 3 दिन ही कारोबार होना है, जिसमें एक आज हमने कारोबार होते हुए देखा है। आशीष, इनफैक्ट आप बने रहिए हमारे साथ। आपने विप्रो का जिक्र किया, आपसे समझेंगे आगे कि विप्रो के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज के सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईज की ओर से खरीदारी हुई है कैश मार्केट में 713 करोड़ की। डीआईज ने भी लगभग 600 करोड़ की बाइंग आज के बाजार में की है। एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं हमारे साथ। जूजीट फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग जी, गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक दीजिए मार्केट्स पर। शुरुआत तो इस हफ्ते की अच्छी हुई है, अच्छे मॉनसून की बात हो रही है और जो रिजल्ट्स का आगाज हुआ है, इन्फोसिस ने भले ही थोड़ा निराश किया हो, लेकिन टीसीएस दमदार नतीजे और दमदार एक्शन। तो अभी के माहौल में व्यू क्या है आपका मार्केट्स पर? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो शुरुआत तो अच्छी हुई है हफ्ते की, लेकिन जैसे आप और आशीष जिक्र कर रहे थे, एक बहुत ही छोटा हफ्ता है। महावीर जयंती और गुड फ्राइडे की 2 छुट्टियां हैं, उसको लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी हो सकती है, और दूसरे चरण के चुनाव मतदान जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। जहां तक नतीजों का सवाल है, तो मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है एक ही दिन दोनों ही दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए, टीसीएस और इन्फोसिस, शुक्रवार को। और नतीजे देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आउट परफॉर्मेंस टीसीएस में दिख रहा था वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा। जो नए व्यक्ति ने कमान संभाली है वहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत और समय लगेगा इन्फोसिस को वापस से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे लेके आने के लिए, जो पहले दिखा करता था। तो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट इन्फोसिस से टीसीएस हो सकता है। बहरहाल दोनों ही कंपनियों पर लंबी अवधि के नजरिए से रिसर्च टीम की खरीदारी की कवायद है, और मेरे ख्याल से नतीजे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी दिखा जाएगा। ठीक है, तो टीसीएस, इनफैक्ट आपने जिक्र किया गौरांग, 5% आज ही दौड़ गया। और इनफैक्ट अगला सवाल मेरा टीसीएस पर था, लेकिन गौरांग ने जैसे कि बताया कि बने रहिए स्टॉक में, जो तेजी का मूड बना है वो आगे भी बरकरार रह सकता है। इन्फोसिस हालांकि रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ और 2-2.5% की कमजोरी के साथ ये क्लोज हुआ है। लेकिन विप्रो पर अब फोकस करते हैं, जब आईटी स्टॉक्स की बात ही हो रही है। विप्रो पर इनफैक्ट गौरांग जी का आउटलुक भी लेंगे, लेकिन कल रिजल्ट्स भी आने हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ फोकस रहेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री का, स्पेशली बायबैक को लेकर। खबरें हैं कि 12,000 से 15,000 करोड़ का बड़ा बायबैक आ सकता है। हमारे साथ बने हुए हैं आशीष, पहले उनसे एक्सपेक्टेशन समझ लेते हैं, उसके बाद आउटलुक भी लेंगे। आशीष, बताइए कैसे नंबर्स आ सकते हैं विप्रो के? देखिए, जहां तक विप्रो के नतीजों की उम्मीद है, पिछले 1 साल में स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है। 30% का उछाल, ऑलमोस्ट अपने साल के हाईस के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा है। और जब नंबर्स आएंगे तो ध्यान रखें, इससे पहले 2 क्वार्टर्स में विप्रो की ग्रोथ अच्छी रही है, और इस बार कांस्टेंट करेंसी में एक्सपेक्टेड है कि 1.2% के आसपास ही ग्रोथ डिलीवर करेंगे। दरअसल जो गाइडेंस दिया था 0 से 2% के आसपास का, एकदम उसके मिड पॉइंट पे ये कंपनी डिलीवरी करेगी। पर ये ग्रोथ भी आनी है यहाँ पे मार्जिन्स के दबाव के साथ, और मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है
कि 1% से ज्यादा कमजोर होंगे। और कमजोरी के पीछे सबसे बड़ी वजह जो कर्मचारियों का वेतन बढ़ने वाला है, एट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले क्वार्टर के नतीजों में कंपनी ने हाईलाइट करा था कि मार्जिन पे इन सब के चलते थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा, या फिर मार्जिन Q2 Q3 के ट्रेंड के हिसाब से आपको नजर आएंगे। जहां तक गाइडेंस की बात है अगले क्वार्टर की, यानी कि Q1 FY20 सीजनली वीक क्वार्टर होता है जून विप्रो के लिए, तो 0 से 2% की कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की बात फिर से कर सकता है विप्रो का मैनेजमेंट। लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं उस बायबैक का, क्योंकि सेबी की तरफ से रिपोर्ट सजेस्ट करती है बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का बोर्ड कल रिजल्ट्स के साथ बायबैक पे विचार करने वाला है और कहा जा रहा है कि शायद $1.7 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपए का ये कंपनी बायबैक करती हुई नजर आए, जो विप्रो की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा बायबैक हो सकता है। तो बायबैक का ज्यादा इंतजार है सारी स्ट्रीट को। विप्रो का जो बायबैक की खबरें हैं उस पर ही फोकस रहेगा रिजल्ट से ज्यादा, और जैसे कि आशीष ने बताया भी अब तक का सबसे बड़ा बायबैक हो सकता है। इससे पहले कंपनी 2 बार बायबैक लेकर आई है, 2016 और 2017 में 2,500 करोड़ और 11,000 करोड़ के आसपास का। कंपनी के पास 20,000 करोड़ तक का कैश है, यानी माना जा रहा है टोटल नेट कैश का 60% इस्तेमाल कंपनी बायबैक पर कर सकती है। गौरांग जी अपना व्यू दीजिए विप्रो पर, चला भी है ये स्टॉक पिछले हफ्ते भी, आज भी तेज रहा, करना क्या है रिजल्ट से पहले, और अगर बायबैक आता है और जो अनुमान लगाया जा रहा है 300-320 के आसपास का, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं? तो 2 चीजें यहाँ पर दीपाली जी, एक तो रिसर्च टीम की कवायद रही है निवेश करने की काफी लंबे समय से विप्रो पर, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी देखी, जिस तरीके से पिछले 2 तिमाही से अच्छे आंकड़े आते हुए, जैसे आशीष जी अभी जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ से मतलब जिस स्तर पर आज बंद हुआ है वहां से हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत करीब है। तो नई खरीदारी करने की तो मैं अभी राय नहीं दूंगा, क्योंकि नतीजे कल हैं और नतीजे देखने के बाद ही मेरे ख्याल से जो टीम है हमारी रिसर्च की वो उसको रिव्यू करेगी। दूसरा सवाल था आपका बायबैक के ऊपर, तो जिन लोगों ने बायबैक को ध्यान में रखते हुए कुछ खरीदारी की है छोटी या मध्यम अवधि के लिए, तो जायज होगा कि आप उसको टेंडर कर दे, लेकिन जो डिटेल आना बाकी है अभी भी, कल अगर स्पष्टीकरण आ जाता है कितना बायबैक होगा, कितने शेयरों का होगा, क्या भाव पर होगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। और नतीजे अगर उम्मीद से बेहतर आए तो हमारा जो लक्ष्य है उसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा नतीजों। ठीक है, लेकिन स्टॉक एक्शन में बना हुआ है और आज भी 2% से ज्यादा की 2%, 1.5% के आसपास बढ़कर ये बंद हुआ है, 287, 288 के करीब। लेकिन एक स्टॉक जो लगातार खबरों में बना हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान भी है स्टॉक को लेकर, वो है जेट एयरवेज का। आज 261 के आसपास ये बंद रहा, दिन भर काफी वॉलेटाइल रहा, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, और जो बड़ी समस्या है वो है पैसों की। पैसे का एयरलाइन को कब मिलेंगे ताकि पायलटों की सैलरी दे सकें, उड़ानें पूरी भर सके, क्योंकि 3/4 फ्लीट अभी भी ग्राउंडेड है जेट एयरवेज की। आज एक बैठक हुई है, उससे क्या अपडेट निकल कर आई है ये समझ लेते हैं। निधि हमारे साथ मौजूद है इनफैक्ट तमाम डिटेल्स के साथ। निधि एग्जैक्टली बताइए, बैठकें तो रोज हो रही है, पिछले हफ्ते भी काफी बैठकें हुई, आज भी एक मीटिंग हुई और अब शायद कल भी एक मीटिंग की बातचीत हो रही है, लेकिन इस मीटिंग से क्या डिटेल्स आपके पास हैं? कुछ सोल्यूशन निकला है कि फंडिंग कब होगी जेट की? आज सुबह से जो मीटिंग चालू हुई थी, सबसे पहले ये हुआ कि जो पायलट है, जो क्रूज हैं, वो पहुंच गए हेडक्वार्टर्स, मुंबई हेडक्वार्टर्स में, और उन्होंने कहा कि हम धरना देंगे, हम अपना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनको पिछले 4 महीनों से, जनवरी से उनको उनकी सैलरी नहीं मिली है। और उन्होंने ये बोला कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने अपनी तरफ से दरख्वास्त की और उन्होंने बोला कि कुछ करिए हमारी नौकरी को बचाने के लिए, हमारी समस्या को दूर करने के लिए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो बैंक है, जो कंसोर्शियम है बैंक्स का, जिसमें SBI कैपिटल लीड कर रही है इस कंसोर्शियम को, उन्होंने ये कहा कि इन बैंकों को एक एंट्रीम फंडिंग देनी चाहिए 1500 करोड़ की, ताकि कम से कम जो ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटीज हैं, जो उनकी सैलरी है, वो कम से कम वापस आ सके। तो फिलहाल ये पूरे दिन का एक्शन ये था। शाम को हमें ये खबर मिली है कि जो जेट के CEO है, उन्होंने लिखा है अपने एम्प्लॉयज़ को और उन्होंने ये बताया है कि अभी तक जिस तरीके की एंट्रीम फंडिंग वो देख रहे थे, जिस तरीके के लेंडर से वो बात कर रहे थे, बैंकों के कंसोर्शियम से जो बात कर रहे थे, बैंकों ने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इंटरेस्ट दिखाया है, जितने भी लेंडर्स ने, जितनी भी बिडिंग आई है, सारी बिडिंग को लीगली चेक किया जाएगा, उसके बाद ही किसी तरह का पैसा दिया जाएगा। एंट्रीम फंडिंग के ऊपर कल एक और मीटिंग होने वाली, जिसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाएगा। वो फंडिंग किस काम में यूज होगी, क्या उससे सैलरी आ जाएंगी, क्या उससे एक्टिविटीज शुरू होगी, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो कल की जो मीटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, विनय दुबे उस मीटिंग को लीड करेंगे। तो कल जो बैठक है 10 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी जेट एयरवेज को लेकर। शुक्रिया निधि ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। इनफैक्ट गौरांग, पिछले 2 हफ्तों में मेरे ख्याल से हमने आपसे दोनों बार बातचीत की है इसी शो में
कि एसबीआई के हाथ में कमान तो आ गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पैसे एयरलाइन को मिलेंगे कब, ताकि कामकाज शुरू हो, जो पायलट है उनकी सैलरीज उनको मिले, लेकिन दिक्कतें भी सुलझती दिख नहीं रही हैं। ऐसे में उन इन्वेस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है जिन्होंने इन खबरों के बीच में इसे खरीद लिया, या फिर जो 600-700 के भाव से इसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं? तो पहले तो समझदारी से काम करना चाहिए था, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। निजी तौर पर मैं खरीदारी करने की, बेचने की या फिर बने रहने की कवायद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि टीम की कवरेज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दीपाली, अगर 1500 करोड़ या 2000 करोड़ से कोई उड़ान की कंपनी चल जाती है तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अब तक बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आ जाती। अगर मेरी मालूमात सही है और अगर मेरी जानकारी सही है तो कम से कम 8000 करोड़ के आसपास की डेट है बैलेंस शीट पर, और इनको करीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा रकम की जरूरत है नॉर्मलाइज करने के लिए ऑपरेशंस को। 119 हवाई जहाज थे इनके पास, और आज के तारीख में जो रिपोर्ट आई है अखबारों में, केवल 7 हवाई जहाज इनके ऑपरेशनल है। अब उड़ान कंपनी के पास अगर हवाई जहाज ही नहीं होंगे, उड़ान नहीं भरेंगे, तो ये कमाई कहां से करेंगे? और जैसे एक नहीं अनेक दिक्कतें हैं। अगर पैसे आते भी हैं 1500 करोड़ या 2000 करोड़ या जो भी रकम आती है, तो उससे क्या ऑपरेशनल नॉर्मलाइज होगा? मुझे नहीं लगता। और ये पैसे जो आएंगे वो किनको दिए जाएंगे? क्या पायलट्स को दिए जाएंगे? क्या जमीनी स्तर पर जो कर्मचारी उनको दिए जाएंगे? तेल कंपनियों को एटीएफ के लिए दिए जाएंगे, या फिर लेसर्स को दिए जाएंगे जिनके पास से हवाई जहाज लीज पे लिया हुआ था? बहुत सारी अनिश्चितता है। पूरा स्पष्टीकरण आ जाए तब जाकर के अगर कोई कदम उठाना है तो उठाए। उड़ान क्षेत्र में अगर हमारी कहां पर कवायद है तो वो इंटरग्लोब एविएशन खरीदारी के लिए, लंबी अवधि के लिए, मगर वो भी इस स्तर पे नहीं, गिरावट। गिरावट पर खरीदना है। काफी चल चुका है इंडिगो का स्टॉक, 1450 के आसपास, इनफैक्ट 1550 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन हाँ, जेट की दिक्कतों का फायदा तो मिल रहा है इंटरग्लोब एविएशन को भी और स्पाइस जेट को भी। लेकिन आज मॉनसून से जुड़ी हुई अहम खबर आई और मौसम विभाग ने कहा है कि हाँ, अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा जब बारिश शुरू होगी, और नॉर्मल मॉनसून रहने की संभावना है। लॉन्ग टर्म में 96% तक बारिश हो सकती है। ऐसे में गौरांग, जब मॉनसून को लेकर जब भी अपडेट आती है तो हम देखते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी बस करते हैं, और आप देखिए पिछले 3 दिनों में ये स्टॉक्स चले भी हैं। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं जो बहुत वॉलेटाइल रहे हैं, जिन्होंने बहुत रिटर्न भी दिया और वापस उन्हीं लेवल्स पर आ चुके हैं। 2 सवाल है यहां पर आपसे। एक तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मौजूदा भाव पर कोई आपको पसंद है जो खरीद लेना चाहिए? दूसरा, ये मॉनसून का सीधा इंपैक्ट ऑटो स्टॉक्स पर भी होता है। ये स्टॉक्स काफी पिटे हुए भी हैं, और हम पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से देख भी रहे हैं कि दिग्गजों में अच्छी बाइंग हो रही है। यहां कौन सा स्टॉक लेना है? तो मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर और यूरिया क्षेत्र का जीवन बहुत सीमित है। या तो बारिश के अनुमान पर चलते हैं या फिर बजट के पहले चलते हैं। तो कोई स्पेसिफिक कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इससे जुड़ा हुआ और एक सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स, जहां पर यूपीएल है, पीआई इंडस्ट्रीज है, आरटी इंडस्ट्रीज है, टाटा केमिकल्स है। ये सब कंपनियां हमारी रिसर्च टीम की कवरेज में, और यहाँ पर लंबी अवधि के लिए कवायद भी है खरीदारी करने के लिए। ऑटो क्षेत्र पर मैं तो थोड़ा विपरीत सोच वाला था। जब 1-1.5 महीने पहले काफी बिकवाली हुई है, काफी लोगों ने कहा कि दूर रहे, एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है, लंबी अवधि का स्लो डाउन है, वगैरह वगैरह। हम ये नहीं मानते। हमें नहीं लग रहा है कि ये स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है। धीमापन छोटी या मध्यम अवधि के लिए है। 2 व्हीलर्स में रिसर्च टीम की राय है कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आइशर मोटर्स, जो कि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाती है और आइशर ट्रक्स बनाती है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। एक स्टॉक मेरे ख्याल से दीपाली आपको पता होगा, टाटा मोटर्स का 140 को किसी को छूना नहीं था, और 225 या 230 जो भाव था आज, वहां पर लक्ष्य आ रहे हैं करीबन 450 के, 350 के, 400 तक के लक्ष्य आ रहे हैं। ये भी पसंद है। M&M है, और अशोक लेलैंड जो कि कमर्शियल व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनी है। ट्रैक्टर और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर भी हमारी टीम की खरीदारी की राय है। गौरांग, आपने टाटा मोटर्स पर क्या टारगेट बताया? 400 तक आप जाता देख रहे हैं स्टॉक को? मैं नहीं कहता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 150 भाव था तब किसी को पसंद नहीं आया था। हाँ। आज जब 230 हुआ है तो लोग कवायद कर रहे हैं 350, 350, 400 तक। हमारा लक्ष्य करीबन 300, 325 का है, लेकिन काफी चल चुका है। अगर नई खरीदारी करनी है टाटा मोटर में तो थोड़ा इंतजार करें करेक्शन। ठीक है, तो ये व्यू टाटा मोटर्स पर है। 1 महीने में 27-28% ये स्टॉक चला है, और अगर ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखेंगे तो भी 20% के रिटर्न दिए हैं। फरवरी में याद है मुझे, इसने पैनिक लो बनाया था 150-151 का, जब रिजल्ट्स आए थे तीसरी तिमाही के। जेएलआर ने घाटा पोस्ट किया था, और तब से लेकर अब तक स्टॉक ने सिर्फ रिकवर किया है। लेकिन चलिए अब निफ्टी की स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं। आदित्य अग्रवाल से हमने बातचीत की वे टू वेल से, उन्होंने दिया है व्यू खरीदारी का। स्टॉप लॉस 11,650 का वो रेकमेंड कर रहे हैं, 11,740 का आपको टारगेट रखना है, बाय करके चलें।
स्वाति होटकर निर्मल बंग से, इन्होंने भी बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। 11,770 का टारगेट रखना है, 11,640 का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। नीरव वखारिया शेयर इंडिया सिक्योरिटी से, इनकी अब वही व्यू बाय करने का ही है, 11,750 का ही टारगेट रिकमेंड कर रहे हैं, 11,630 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 3 स्ट्रैटेजीज निफ्टी पर और तीनों ही बाय करने की सलाह दे रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्टॉक्स की। टेक्निकली जो स्टॉक अच्छा लग रहा है उसमें आप पिक कर सकते हैं MGL को, महानगर गैस लिमिटेड को। ये प्रदीप हॉटचंदानी ने रेकमेंड किया है। उनका व्यू है कि 1058 के लक्ष्य के लिए खरीदिए, 1010 का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। 1022 के आसपास आज ये बंद हुआ है। वायदा बाजार से जुड़ा हुआ स्टॉक जो आप कल के सत्र में खरीद सकते हैं, आशीष चतुर्मोथा ने जो रेकमेंड किया है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। 1358 के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी की पोजीशंस बनाइए कल 1405 के टारगेट के लिए। लेकिन अब निवेश आपको कहां करना है ये जान लेते हैं, रुक करते हैं वैल्यू पिक का। बताइए गौरांग, आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? तो दीपाली, ये स्टॉक हमने चुना है निर्माण के क्षेत्र से, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से, और कंपनी का नाम है सद्भाव इंजीनियरिंग। ये कंपनी चौतरफा फैला हुआ कारोबार है। इसके पास थोड़ा बहुत नतीजों को लेकर के निराशा थी, क्योंकि ऑर्डर बुक जो है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। लेकिन अब मेरे ख्याल से अगले महीने 23 मई को निर्णायक तरीके से अगर सरकार बन जाती है बहुमत से, तो मेरे ख्याल से जो निर्माण का कार्य है वो काफी तीव्र गति से आगे जाएगा। ये कंपनी रोड, हाईवेज, इरिगेशन वगैरह क्षेत्र से जुड़ी हुई निर्माण कार्य में काम करती है, और चौतरफा इनका ऑर्डर बुक काफी अच्छा, एग्जीक्यूशन भी काफी बेहतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि निर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है, इसलिए आपका नजरिया कम से कम 1.5 या 2 साल का हो तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि समय लगता है ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर उसी अवधि आपके पास है और अगर आप निवेश करते हैं तो 290 तक के लक्ष्यांक निर्धारित करके हम चल रहे हैं। अगर नतीजे अच्छे हैं और एग्जीक्यूशन अच्छा रहा तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ और बढ़ाएंगे। तो सद्भाव इंजीनियरिंग ये स्टॉक है गौरांग को पसंद, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए 290 तक के टारगेट्स है, कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं, ऊपर की तरफ रिवाइज भी हो सकते हैं। और पहला सवाल भेजा है NC मलिक ने दिल्ली से। आरती इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। 500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 346 के भाव पर। कांग्रेचुलेशंस बनता है गौरांग इनको, क्योंकि देखिए 350 के भाव पर स्टॉक इन्होंने खरीदा है। 4 साल पुरानी खरीद है, 1600 पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और मुझे तो याद है अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज और फंडामेंटल गेस्ट जो कहते हैं इस भाव पे भी ये स्टॉक लेना चाहिए। अब इन्हें बताइए क्या करना है। तो हमने भी इसी कंपनी का जिक्र किया था जब आपने फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में पूछा था। लेकिन क्योंकि 500 शेयर है और 300-350 के आसपास की खरीद और मौजूदा स्तर जो है उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, मैं इनको इतनी राय दूंगा कि कम से कम जो पूंजी लगाई है वो घर लाए, उतनी संख्या में आप शेयर बेचें और डाइवर्सिफाई करें। बाकी जो शेयर बचते हैं आप चाहे तो लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं आपकी। ठीक है, जितना पैसा आपने लगाया है उतना पैसा आप कमा लें इस निवेश से, बाकी शेयरों को होल्ड करें, यही सजेशन है। बने रहिए। मुकेश ने हमें सवाल भेजा है पूर्णिया से। BEL पर इनका सवाल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 1000 शेयर है 105 के भाव पर और स्टॉक 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए इनको? तो मेरे ख्याल से 90 के नीचे अगर गिरावट में दिखता है शेयर, हाल ही में 80 के आसपास भी गया था जब मैंने देखा था, तो गिरावट में और जुड़े। ये डिफेंस से जुड़ा हुआ कारोबार से हम काफी इम्प्रेस हुए हैं और हमें लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए एक अच्छी कंपनी, सरकारी कंपनी है, एवरेज करने की सख्त जरूरत है, वो भी 90 के नीचे और 80-85 के आसपास। होल्ड कीजिए, नीचे मिले ये स्टॉक 80-85 के नजदीक तो वहां पर और ऐड कर लीजिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो, लेकिन बने रहिए आप। राजीव राय ने सवाल भेजा है पटना से डॉक्टर रेड्डीज पर। 80 स्टॉक इन्होंने खरीदे हुए हैं 3150 के भाव पर। ऊपर के भाव की बाइंग है इनकी, 2700-2800 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा नुकसान है गौरांग, क्या करना चाहिए? इनके पास भी एक अच्छा अवसर था, इसमें भी एक अच्छा खासा करेक्शन आता है। मेरे ख्याल से 2200 या 2300 के स्तर के आसपास गया था। हाल फिलहाल 2700 के आसपास एवरेज करने की मैं राय नहीं दूंगा। करेक्शन पर आप थोड़ी बहुत और जोड़े अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है। नजरिया लंबी अवधि का लगे, और ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमारा 2950 यानी कि 2950 के आसपास का लक्ष्य। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। 2950 तक के टारगेट से नीचे मिले तो और खरीदिए, ये सजेशन है। किरण देसाई ने अगला सवाल भेजा है कोल्हापुर से। अशोक लेलैंड पर 883 शेयर हैं इनके, 99.95 के भाव पर, लगभग 100 रुपए की बाइंग है। स्टॉक 95-96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या करें? यहाँ पर भी पहले तो बने रहे, एक बार नहीं अनेक बार 80 के आसपास जाकर के ऊपर की तरफ जाता है अशोक लेलैंड का स्टॉक। सो 80 और 85 के आसपास अगर गिरावट में आपको दिखाई देता है ये शेयर, तो और जोड़े अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो।
120-125 के लक्ष्यांक है हमारे लंबी अवधि के। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू 120-125 के टारगेट है, होल्ड करने की सलाह है, नीचे मिले तो और खरीदिए अशोक लेलैंड को, ये सजेशन है। जसविंदर सिंह ने सवाल भेजा है दिल्ली से आरबीएल बैंक पर, इनके पास 450 स्टॉक्स हैं आरबीएल बैंक के, खरीद भाव है 588 का, स्टॉक 668 के आसपास है, यानी 80-81 रुपए का मुनाफा इनको हर स्टॉक पे हो रहा है, क्या करें? देखिए, एक शानदार अच्छी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद इसने अच्छा रुझान दिया ऊपर की तरफ। नतीजों के आधार पर हमें उम्मीद है कि न तो सिर्फ ये जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, लेकिन इस वित्तीय साल के जो बाकी भी नतीजे आएंगे आरबीएल बैंक को काफी काबिल तारीफ होंगे, और अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रह सकते। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड है, तो बने रहिए आरबीएल बैंक में, ये सजेशन आपके लिए है। फिलहाल इतने सवाल शामिल करेंगे। गौरांग, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपाली, आप सभी को शुभ रात्रि। जिन भी शेयर्स के बारे में हमने राय दी है वहां पर हमारा निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।